हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं दैनिक समसामयिक या डेली करंट अफेयर्स और चर्चा करते हैं ऐसे न्यूज आर्टिकल की जो करंट में रहे हैं। खासतौर पे इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उनकी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। उनको हम मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं यहाँ पर, कौन सी आर्टिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कौन से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनकी यहाँ पे हम उसके आधार पर चर्चा करते हैं। सपोज मेंस में हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, सिचुएशंस क्या है, इसके अलावा सजेशंस क्या हो सकते हैं, है ना, करंट इश्यूज क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम मेंस के आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल एडिटोरियल चर्चा में रहे। जैसे पहला आर्टिकल यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना। तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का जो कृषि में भूमिका, एग्रीकल्चर में रोल है, उसको लेके यहाँ पे आर्टिकल है, पीआईबी में आर्टिकल था, उसको देखेंगे। साथ ही G7 शिखर के दौरान जो पीएम मोदी की साइप्रस या क्रोएशिया में वो विजिट करेंगे, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन पे जीएस पार्ट 2 के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उस पर यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन से संबंधित जो आर्टिकल है, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस का पार्ट है। तो दिल्ली में जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके संबंध में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कौन सा आर्टिकल, पहला आर्टिकल, जो कि यहाँ पर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि का महिलाकरण के संबंध में यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर इस पे सबसे आप चर्चा करूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बना जा सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि एग्रीकल्चर में महिलाओं का रोल बढ़ता जा रहा है, और अगर हमें सस्टेन डेवलपमेंट करना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और जेंडर इक्वलिटी लानी है, उसके लिए भी जो उनकी ऑनरशिप है, उसकी आवश्यकता भी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा 2026 को आप देखेंगे, यूएन ने क्या किया है, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अर्थात जो महिलाएं कृषि करती हैं, कृषि कार्य करती हैं, उनके लिए समर्पित है ये ईयर। और इसके संबंध में यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारी जो बातें हैं, इसके संबंध में हमें रोल को एनालिसिस करना है महिलाओं के, खासतौर पे एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें हैं यहाँ पर है, तो वो सबसे पहले एक कंटेक्स्ट हम ये बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, यूएन ने अभी 2026 में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। जो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखो तो जो वुमेन का रोल है एग्रीकल्चर में, उसके इंपॉर्टेंस को बता रहा है। तो वुमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर में, उसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पे ये आर्टिकल बता रहा है। अब भारत में अगर आप बात करें तो भारत में लगभग 75% ग्रामीण महिलाएं एग्रीकल्चर में संलग्न है। मतलब कि 75% जो गांव की महिलाएं खेती में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, चाहे लेबर के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह से हो, वहां पे जुड़ी हैं। लेकिन वे कृषक की मान्यता से दूर है, अर्थात उनको यहाँ पे ऑनरशिप नहीं है, लैंड ओनरशिप नहीं है, या बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे उनको दिखाई देते हैं। उसके संबंध में ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप भूमिका में ये बता सकते हैं कि हालांकि 75% के आसपास जो वुमेन, उनका रोल यहाँ पे गांव में एग्रीकल्चर में दिखाई देता है, लेकिन ऑनरशिप की बात करें तो वह बहुत ज्यादा घट जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं करंट स्टाटा क्या है, करंट वर्तमान में क्या सिचुएशन है। वर्तमान सिचुएशन में आप बता सकते हैं कि जो भी कृषि कार्य होता है या महिला श्रमिक जो भी गांव में है, उनमें 55% तो केवल महिला श्रमिक एग्रीकल्चर लेबर में है। अर्थात अगर देखें 100 लोग अगर यहाँ भारत में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में लेबर के तौर पर, तो उसमें 55 तो महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप देखें ऑनरशिप, देखें भूमि स्वामित्व, देखें लैंड ऑनरशिप, देखें भूमि स्वामित्व, तो भूमि स्वामित्व तो आपको मिलेगा केवल 14% महिलाओं के पास, भूमि धारक महिलाएं केवल 14%। मतलब देखिए, 50-60 महिलाएं तो खेती कर रही हैं, लेकिन उनकी ऑनरशिप केवल 14% महिलाओं के पास है, 14% महिलाओं के पास है। और रियल में अगर आप बात करें ना, तो रियल में ऑनरशिप सिर्फ 8.3% लोगों के, महिलाओं के पास ही है, एग्रीकल्चर लैंड की ऑनरशिप। अब इसके अलावा समस्या ये होती है कि जैसे ऑनरशिप नहीं होती, तो क्या सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि बैंक से उनको लोन लेना है, तो लोन नहीं मिल पाता है। किसी तरह का उनको बेनिफिट यहाँ पे सरकार द्वारा नहीं नहीं मिल पाता। ये यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तो बात रही। इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे एक इनएक्ट कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे बात होती है, इनएक्ट, इनएक्ट परियोजना, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे बात होती है इनएक्ट कार्यक्रम। ये सामुदायिक बीज बैंक है, एक तरह से कम्युनिटी सीड बैंक है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर है
उसमें 300 प्लस महिलाओं की यहाँ पे भागीदारी दिखाई देती है, कहाँ पे इनएक्ट कार्यक्रम है असम में। तो अब देखिए रोल तो महिलाओं का है, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें इस आर्टिकल कंटेक्स्ट में, तो आर्टिकल कंटेक्स्ट में आप देखेंगे वेरियस आयाम की चर्चा करता है, वेरियस वेरियस डायमेंशन की यहाँ पे बात करता है आर्टिकल। जैसे जैसे आप देखें खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को लेके, तो 60 टू 80% अगर देखें, एक जो फूड का प्रोडक्शन है उसमें महिलाओं का योगदान यहाँ पे दिखाई देती है। तो 60 टू 80% अगर आप फूड प्रोडक्शन में देखें तो महिलाओं का योगदान यहाँ पे दिखाई देती है। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यहाँ पे रिपोर्ट है। इसके अलावा जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पे लागत भी कम आती है एग्रीकल्चर में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होता है, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है, कम्युनिटी पार्टनरशिप भी होती है। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, खासतौर पे इसके रोल को देखा जाए तो। लेकिन चैलेंजेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, चुनौती यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। चुनौती यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देती हैं? एक तो क्या है, तकनीकी ज्ञान की समस्याएं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, खास तौर पे डिजिटल जो टेक्नोलॉजी उसका यहाँ पे नॉलेज नहीं होता। गाँव में महिलाओं को खास तौर पे जो कृषि से संबंधित जुड़ी हुई महिलाएं हैं, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, जिससे नई नई योजनाओं की जो अनाउंसमेंट होती है उनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, जो किसान पोर्टल हैं या वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर को लेके, उसका बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिल पाता। साथ ही लोन वगैरह का मैंने आपको बताया कि लोन की प्रॉब्लम हो जाती है, लोन नहीं मिल पाता ऑनरशिप ना होने की वजह से। इसके अलावा आप देखोगे तो सोशल यहाँ पे बैरियर भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। परंपरागत इसे कृषि प्रधान माना जाता है, पुरुष प्रधान माना जाता है खेती को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर भी यहाँ पे बाधाएँ दिखाई देती है, जिससे महिलाओं को यहाँ पे बढ़ावा कृषि में नहीं मिल पाता या ऑनरशिप को लेके यहाँ पे काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। अब अगर हम बात करें सरकार की स्टेप, तो गवर्नमेंट स्टेप्स में कौन-कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, तो इसके संबंध में आप देखेंगे कि एमकेएसपी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसके अलावा पीएम किसान के माध्यम से जो पीएम किसान में आपको पता होना चाहिए कि जो 6,000 रुपये सरकार यहाँ पे प्रदान करती है किसको, जिसके पास भी लैंड ऑनरशिप है खास तौर पे उसको, भारत में। अब यहाँ पे महिलाओं के पास ऑनरशिप ही नहीं है तो इस पैसे से भी वंचित हो जाती हैं। इसके अलावा सरकार ने एफपीओ के लिए भी यहाँ पे क्या किया कि महिला निदेशकों की अनिवार्यता कर दी है नए कृषि मॉडल में। इस तरह से यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं, तो सजेशन की हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिजिटल जो लिटरेसी उसको बढ़ाना होगा, जेंडर बस्टिंग को यहाँ पे इंश्योर करना होगा, और एग्रीकल्चर में जो भी महिलाएं कार्यरत हैं उनको लेके कुछ सरकार को नए प्रावधान अपनाने होंगे। जैसे किसान पीएम किसान योजना है उसकी तरह से महिला किसान योजना, इस तरह से कुछ ऐसा संचालित किया जा सकता है जहाँ पे महिलाओं को भी डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिल पाए। इस संबंध में थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। फिर आप कंक्लूजन में बता सकते हैं कि हालांकि 2026 महिलाओं को किसान वर्ष अभी डिक्लेयर किया गया है, ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, जहाँ पे भारत में जो महिलाएं हैं, भारत में जो महिलाएं किसान हैं, उनकी संपत्ति में योगदान बढ़े, उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़े, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट हो, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो, व इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे प्रमोट हो। तो इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यूएन नहीं, अगर यूएनजीए के बारे में बात करें, यूएनजीए ने क्या किया 2026 को यहाँ पे घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसके अलावा यूएन वुमेन भी इसमें कार्य कर रहा है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह भी इसके संबंध में कार्य करता है, जिसमें महिलाओं की जो दावेदारी यहाँ पे थोड़ा सुनिश्चित हो। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा G7 को लेके। G7 को लेके अभी क्या हो रहा है कि पीएम मोदी को G7 ने इनवाइट किया है, और इसी दौरान वो साइप्रस और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। अब उसके संबंध में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि भारत की जो यूरोपियन जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, खासतौर पे यूरोप के लेके, वो कहीं न कहीं बैलेंसकारी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो साइप्रस, क्रोएशिया की जो यात्रा है, जो विजिट है, उसको लेके आप एनालिसिस कीजिए। साथ ही आप यह भी बताइए कि इस यात्रा के माध्यम से भारत किस तरह से स्ट्रैटेजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व कर सकता है। किस तरह से भारत की जो यात्रा है G7 में जो भारत जा रहा है, एक तो उसका इम्पोर्टेंस, फिर साइप्रस जिसकी कैपिटल निकोसिया, क्रोएशिया में भी भारत यात्रा करेगा। तो किस तरह से हम स्ट्रेटेजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व कर सकते हैं, उसके संबंध में इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनाए जा सकते हैं। तो कंटेक्स्ट में क्या आपको बताना है, कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहले यही बताना है कि G7 का जो समिट है कहाँ होना है, कनाडा में तो हो रहा है। अब उस दौरान पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया, और जब वो वहाँ पे जा रहे हैं तो इसी दौरान वो दो देशों की यात्रा करेंगे, वो है साइप्रस और दूसरा है क्रोएशिया। अब यह भारत की जो यात्रा है ना, कहीं न कहीं यूरोप को संतुलन देगी, है ना? इसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है। अब यात्रा के पहलू भी हैं, जैसे अगर आप देखें, जैसे जियोपॉलिटिक्सल इम्पोर्टेंस अगर आप देखें, जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्पोर्टेंट, भू राजनीतिक। अगर हम बात करें साइप्रस यात्रा, जो
तुर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, उसको बैलेंस करती है क्योंकि आपको पता है कि साइप्रस का तुर्की के साथ विवाद चलता है और साइप्रस में भारत जब यात्रा करेगा और तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान को समर्थन दिया, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस दौरान भारत ने देखा कि भारत ने तुर्की की कई बार मदद की ऑपरेशन दोस्त या अन्य मिशन के माध्यम से आपदा के संबंध में, अन्य संबंध में। लेकिन उन्होंने क्या किया, लगातार ड्रोन या अन्य सप्लाई वहाँ पे पाकिस्तान ने बनाए रखी, जिसको भारत यहाँ पे काउंटर कर सकता है साइप्रस को सपोर्ट करके। ऐसी सेम पॉलिसी भारत अज़रबैजान, आर्मेनिया के संबंध में अपनाता है, जहाँ पे आर्मेनिया को भारत हथियार उपलब्ध कराकर यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसके अलावा दूसरा क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी सुनिश्चित होगी। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर भारत छोटे देश की यात्रा करता है, भारत जब छोटे देश को महत्व देता है, तो वो छोटा देश भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए कि भारत के इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के जो प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक रोल हो जाता है। जब भी आप देखेंगे भारत के जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो मालदीव की यात्रा करते हैं, तो मालदीव को अपने आप पे प्राउड फील होता है कि सबसे पहली यात्रा उन्होंने बड़े बड़े देशों को छोड़ के, यूएस चाइना को छोड़ के उन्होंने हमें की, हमारे देश में की। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंस, ये उनकी जो रिलेवेंस है ग्लोबली, या उनका जो महत्व है भारत के दृष्टिकोण से, उसको यहाँ पे बताता है। तो साइप्रस ने यूएनएससी में हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, फिर जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, फिर आईएईए है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसमें भारत का कई बार समर्थन किया। भारत ने भी क्रोएशिया का जो सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा पोर्ट रिलेटेड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, और जो ट्रेड है, उसको लेकर भारत ने कई बार उनको यहाँ पे मदद की है। इसके अलावा भारत का एक और प्रोजेक्ट है, आपको पता है, यूरोप में आईएमईसी, आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें भारत क्या कर रहा है कि उनकी मदद करने का प्रयास कर, साथ ही भारत क्या कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप को कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसमें अगर आप देखेंगे, तो जो इसकी लोकेशन आप देखेंगे साइप्रस की, जैसे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। सपोज करिए ये वाला मैप अफ्रीका का है, और यहाँ पे कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और यहाँ पे लोकेशन किसी साइप्रस की, और इसके बाद इधर क्या है, यूरोपियन कंट्री है, इधर टर्की है। तो इसकी जो रोल है यहाँ पे, अगर आप देखें भारत से यहाँ अगर यूरोप को कनेक्टिविटी दी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो साइप्रस का रोल इंपॉर्टेंस हो जाता है, खासतौर भूमध्य सागर को लेके। ये कहीं ना कहीं इसके मायने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसकी अगर हम बात करें, चैलेंजेस भी यहाँ पे कुछ उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे चैलेंजेस क्या यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं, एक तरह से देखें तो क्रोएशिया भारत की पहली उच्च स्तरीय उपस्थिति भारत में वहाँ दर्ज की जाएगी, जिससे कहीं न कहीं जो हमारी रिश्ते हैं तुर्की से और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में यूक्रेन युद्ध में जटिल भू राजनीतिक संतुलन है, वो भी थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। आईएमएसी की एक तो धीमी प्रगति चल रही है, फंडिंग रिलेटेड चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं आईएमएसी में, ये भी एक चैलेंज है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, सुझाव के संबंध में अगर देखा जाए, तो क्या सजेशन दिए जा सकते हैं? जहाँ हमें यहाँ पे सबसे देखने की ज़रूरत है कि पहला तो हमें क्या है, यूरोप के साथ संबंध जो अच्छे हैं, उनको और बेहतर अपनाने की ज़रूरत है। एफटीए को यहाँ पे हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे एफटीए जितना जल्दी साइन होगा, तो भारत और यूरोप के संबंध और बेहतर हो पाएँगे। भारत पर जो यूरोपीय निर्भरता है और यहाँ पे बढ़ पाएगी। इसके अलावा आईएमएसी को तेज़ तीव्रता यहाँ पे प्रदान करने की ज़रूरत है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या स्टिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी, उसको यहाँ पे भारत काउंटर कर पाएगा। इसके अलावा कल्चरली, एजुकेशनली यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, खास तौर पे जिस तरह से यूएस में क्या होता है, वीज़ा रिलेटेड जो समस्याएँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो यूरोप से अगर अच्छे संबंध बनते हैं, तो भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध है और बेहतर हो पाएँगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है, यूरोप के साथ अच्छी साझेदारी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकता है। और भारत का पर्पज़ भी है, ग्लोबली अगर आप देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जहाँ पे हर एक देश भारत का परिवार है, हर एक कंट्री का रिलेवेंस है भारत की नज़रों में। तो उस संबंध में भी क्या है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस यात्रा की हो जाती है। इसके अलावा जी7 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जी7 एक ऐसा ग्रुप है ना? जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जब पूरे विश्व में तेल संकट चल रहा था, फिर उसके बाद इसे जी8 बनाया जाता है 1997 में। 1997 में जी8 जब बनता है, तो इसमें क्या किया जाता है, रूस को शामिल किया जाता है, और ये जी8 बनता है। अब बाद में अगर आप देखोगे कि 2014 में जब क्या होता है, रूस ने क्या किया, क्रीमिया को हड़प लिया। उसके बाद क्या होता है कि रूस को यहाँ से निकाल दिया जाता है, और फिर से जी7 बन जाता है। अगर इसमें कंट्री की बात करें, तो कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, जर्मनी है, इटली है ना? तो इस तरह से ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, और जापान है, यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा। फिर अगला आर्टिकल मेन संबंधित है। मेन संबंधी क्या आर्टिकल है, यहाँ पे आप देखोगे कि 6 जून को क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब तक रिहैबिलिटेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो जाती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक भूमि पर या पब्लिक जो लैंड है उस पर कब्जा किया हुआ है किसी तरह से, अवैध तरीके से झोपड़ी बना के, झुग्गी बना के, तो ये उसका अधिकार नहीं है, ये उसका राइट नहीं है। और ये निर्णय जो कालका जी मामला है, कालका जी एक बेसिकली जगह है दिल्ली में, वहाँ पे 417 के आसपास जो कैंप्स बने थे, उनको लेके की याचिका यहाँ पे हाई कोर्ट में दायर की गई थी। उसके संबंध में हाई कोर्ट का यहाँ पे निर्णय आया है। और हाई कोर्ट का निर्णय किस तरह से आया है कि दिल्ली में एक कानून है बेदखली के संबंध में, उसके एक पॉलिसी 2017 में बनी थी। 2017 में जो कानून बना था, उसके संबंध में यह निर्णय आया है।
प्रश्न यहाँ पे क्या उठता है? प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण के बीच न्यायिक संतुलन बनाए रखना एक जटिल चुनौती है। मतलब देखिए आप कि जिस तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में चलाए जा रहे हैं, है ना? अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक लैंड पर लगातार कब्ज़ा रहता है, तो इससे चैलेंज क्रिएट होता है कहीं न कहीं। एक तरफ तो ये लगता है कि झुग्गी-झोंपड़ियों से गरीबों को निकाला जा रहा है, दूसरा पब्लिक सरकार की ज़मीन है, तो सरकार वहाँ पे काम तो करेगी ही अपना। इस संबंध में क्या है कि 2 यहाँ पे रास्ते दिखाई देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में डिसीजन दिया और ये कहीं न कहीं बताता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा रूल ऑफ लॉ पे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे बताई। अब यहाँ पे भूमिका आप बता सकते हैं, तो भूमिका आप यही बता सकते हैं कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बताता है कि भारत में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत सभी लोग बाइंडिंग, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे सरकार हो, संस्था हो, प्राइवेट बॉडी हो, कोई भी हो, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत वो यहाँ पे कार्य उनको करना पड़ेगा। और इसका रिलेवेंस भी यहाँ पे दिखाई देता है। दिल्ली के में झुग्गी झोपड़ियाँ जो है उसको लेकर कानून आया था 2015 में। उसके अनुसार यहाँ पे बात की गई थी किनको यहाँ पे पात्रता दी जाएगी, किनको पात्रता नहीं दी जाएगी। उस संबंध में अदालत ने फिर यहाँ पे अभी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर किसी की पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी यहाँ पे पुष्ट होने तक कोई भी सार्वजनिक भूमि या पब्लिक लैंड पर बने रहने का दावा यहाँ पे नहीं करता। अर्थात जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि उसका दावा यहाँ पे मतलब कि उसका साबित सही है, तब तक ऐसा नहीं है कि उसका दावा यहाँ पे माना जाएगा, है ना? हालाँकि अगर आप देखेंगे इसके संबंध में कई सारे मुद्दे भी हैं, जैसे भूमिहीन के अधिकार बनाम संपत्ति संरक्षण का अगर आप देखें तो ये लोग कहाँ जाएँगे? क्या चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं? 417 के आस-पास जो झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, ये कहीं न कहीं दिल्ली में भी समस्याएँ यहाँ पे उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चैलेंज भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुझाव के, तो सुझाव में यहाँ पे मानव अधिकार दृष्टिकोण को यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा आर्टिकल का मानना है कि मानव अधिकार दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए और पुनर्वासन की जो प्रक्रिया उनको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार की जो स्कीम्स है अलग-अलग मामलों में अलग-अलग, जैसे पीएम आवास, शहरी योजना, अन्य योजनाओं के माध्यम से ऐसी झुग्गी-झोपड़ियों को यहाँ पे घर दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे क्या है कि पब्लिक लैंड भी कहीं न कहीं सेफ हो। बहुत सारे ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ पे भी क्या है कि एक तरह से रिहैबिलिटेट कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें एड हॉक जो रिहैबिलिटेशन स्कीम्स यहाँ पे चलाई जा सकती है, डेवलपमेंट रिलेटेड जो रिहैबिलिटेशन टाइमलाइन दिया जा सकता है, जिससे कहीं न कहीं अगर आप देखें तो जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उसको भी यहाँ पे जगह मिले, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की यहाँ पे बात हो। इस संबंध में यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला आर्टिकल मेन संबंधित एक और आर्टिकल यहाँ पे, हालाँकि प्रीलिम्स में उसे मेंशन किया गया है, लेकिन हम इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ये आर्टिकल है भारत करेगा फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में 75 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका विस्तार करेगा। अब उसके संबंध में आर्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे क्या उठता है कि भारत के पास आपको पता है कई सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो सबसे बड़ा क्या है कि भारत सब बहुत विश्व में टॉप 4 जो एनर्जी कंजप्शन करने वाली कंट्रीज है उनमें से एक आता है। दूसरा जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें भी भारत टॉप 4 कंट्रीज में आता है। तीसरा 2070 तक भारत ने पंचामृत टारगेट रखा है और बात करता है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है 2070 तक, तो हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यहाँ पे लगातार बढ़ाना होगा और उस संदर्भ में भारत प्रयास कर रहा है और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट यहाँ पे लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको यहाँ पे उत्पन्न करेंगे, ऐसा भारत ने लक्ष्य रखा है। लेकिन यहाँ पे कितना ये हो पाया है, क्या कैसा हो पाया है, उसकी हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे, उस पर यहाँ पे असेसमेंट करेंगे इस आर्टिकल में। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और जो हमारी क्लाइमेट जो हमारी कमिटमेंट है, क्लाइमेट चेंज को लेकर कमिटमेंट है, उसको देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026-26 में 27 में प्रपोज 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2026-27 तक 75 गीगावाट जो हमारी वार्षिक जो एनर्जी जो हमारी बढ़ रही है, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चैलेंजेस आगे दिखाई दे रहे हैं अगर हम 2070 के टारगेट को लें। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि अभी क्या हुआ, जो एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल क्रिसिल रेटिंग एजेंसी वह बताती है कि 2026-27 में भारत 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं 2024-25 था ना, 2024-25 था, उससे 53% अधिक, 53% उससे ज्यादा है ना। 50, अगर आप बात करें 2023-24 में ये 49 गीगावाट था, लेकिन 25-26 में देखो 75 गीगावाट हो रहा है। तो किस तरह से प्रगति कर रहा है इसको यहाँ पे भारत यहाँ पे बता रहा है। अब ऐसा सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है, निवेश भी अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट देखें, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप देखोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था, वो अभी यहाँ पे 3.8 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर आप देखो तो 52% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। खासतौर पर जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है उनमें अब इसके बहुत सारे महत्व, बहुत सारे आयाम है। एक तो क्या है कि पहला महत्व क्या है कि भारत के जो 2017 में जो हमारा टारगेट है उसकी दिशा में हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर 2030 में हमारा जो टारगेट है 500
गीगावाट उसको लेके भी हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर भारत की जो वैश्विक स्थिति है, जो कमिटमेंट है, उस पर जो भारत का विस्तार वहाँ पे ये बता रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो हर साल पेरिस समझौते या यूएन ट्रिपल सी के तहत जो समिट होते हैं, उसमें भारत एनडीसी भी सबमिट करता है हर 2 साल में। तो एनडीसी में भारत की जो कमिटमेंट है उसको भी यहाँ पे क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा। साथ ही जो कार्बन उत्सर्जन उसमें भी कमी लाने में भी यहाँ पे ये प्रयास करेगा। अब इसके संबंध में अगर आप देखें तो कुछ चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा क्या दिखाई देता है, कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल पे देखा था कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है। इतना हम यहाँ पे एनर्जी तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, और हमारी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो 1000 गीगावाट तो हमारी क्षमता है किसमें, सौर ऊर्जा को लेके ही है। लेकिन हालाँकि हमने उसमें 200 के आस-पास ही अभी वहाँ पे उत्पन्न किया, प 500 का हमारा टारगेट चल रहा है। तो हमारे पास ये क्षमता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो हम अगर हमने बना भी लिया तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है भंडारण की। क्योंकि यहाँ पे भंडारण बहुत ज़्यादा महँगा है, खासतौर पे बैटरी स्टोरेज, ये सारा चैलेंज यहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा हमें आयात बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। चाहे आप वाइंड एनर्जी को लेके देखो, चाहे सोलर एनर्जी को लेके देखो, तो जो भी इक्विपमेंट है चाइना से, ताइवान से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जिससे हमारा जो कहते हैं ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा, वो बढ़ता है। ये एक समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन की समस्या देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। तो लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, संकोच करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। तो कहीं न कहीं ये चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके सुझाव की बात करें, सजेशंस क्या होने चाहिए सुझाव? सुझाव में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात ये है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की एस्टैब्लिश यहाँ पे किए जाने चाहिए। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तेज़ी से निवेश हो सके, और साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस होनी चाहिए। कोई अगर निवेश करना चाहता है तो तत्काल वहाँ पे निवेश कर पाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम से यहाँ पे जोड़ा तो क्या है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा समर्थन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अगर हम देखें पीएसएल है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, उसमें भी कहीं न कहीं से जोड़ने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी यहाँ पे सरकार यहाँ पे मदद करके प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करके इसको बढ़ा सकती है। हालाँकि सरकार ने किए भी हैं, जैसे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को लेको, जवाहर सौर परियोजना को लेको, कृषि सोलर पंप को लेको, पीएम कुसुम योजना जैसी स्कीम सरकार ने चलाई है, जो कहीं न कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हमारी निर्भरता को बढ़ाने के लिए, और जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स पर जो हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में हमने यहाँ पे इसको भी मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। आगे हम चलेंगे और बात करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू कौन-कौन से आर्टिकल आए उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल हैं। पहला जो आर्टिकल है बात करें प्रोजेक्ट चीता के बारे में, दूसरा आर्टिकल बात करेगा यूएनसीओएस की जो एक बैठक हुई है, जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की, उसके बारे में बात करेगा। फिर भाषणी और क्रिस के बीच समझौता हुआ है, जहाँ पे 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, भारतीय रेल के द्वारा समझौता करके। फिर एमआईटी रोबोट अब नदियों की सफाई करेगा, तो ये बिहार का आर्टिकल, इसे हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। डिजिटल क्रांति अब गाँव में पहुँच चुकी है, तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके संबंध में, एक्सियोम मिशन के संबंध में आर्टिकल है, टार्डिग्रेड्स के संबंध में आर्टिकल है, और टी20 के संबंध में आर्टिकल है। तो ये सारी आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। पहला आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है कि अब जानवर अनुकूल हो चुके हैं। किसके संबंध में बात कर रहा है? प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में बात कर रहा है। देखिए बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है कि जो प्रोजेक्ट चीता है कहीं न कहीं अनसक्सेसफुल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मैं से तो यहाँ पे परियोजना बात करें, परियोजना चीता के संबंध में। आपको पता होगा कि सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को चलाया, और नामीबिया से यहाँ पे चीते बुलाए गए। कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे कुनो नेशनल पार्क पड़ता है। वहाँ पे बात हुई। 75 चीतों में से 25 की मौत हो गई, 50 अभी भी जीवित हैं। तो जब चीतों की मौत हुई तो ऐसा माना गया कि जो क्लाइमेट मतलब कि जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो वो कहीं न कहीं चीतों के लिए नुकसानदायक है, और इस संबंध में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। ये समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन बाद में ऐसा पता चला, ये रिपोर्ट का मानना है कि देखिए ऐसा है कि अब क्या है कि जो चीते अनुकूलित हो चुके हैं, और अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी अभी यहाँ पे चलाने की बात की जा रही है, जहाँ पे बोत्सवाना से चीते लाए जाएँगे। और कहाँ पे लाए जाएँगे? जो गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में, मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य, वहाँ पे चीतों को यहाँ पे रिलोकेट किया जाएगा। और भारत में जो चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे, उनको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, और पूरी तरह से यहाँ पे चीतों की संख्या बढ़ाए जाने का यहाँ पे उद्देश्य यहाँ पे किया गया। तो जो लेखक सनत कृष्णा मूल्य हैं और सागर भारद्वाज है, जो एनटीसीए के अधिकारी हैं, वो इस संबंध में यहाँ पे बात करते हैं और कहते हैं कि अभी क्या है, अनुकूलित हो चुका है माहौल, और ऐसी चीजें यहाँ पे संपन्न की जा सकती है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। अब इसके इसके अलावा कुछ चीजें और हैं यहाँ पर, जो हम थोड़ा सा नया डाल देते हैं। गिव मी अ सेकंड। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एनटीसीए की बात हो रही है, कि एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो यहाँ पे इस संबंध में कार्य यहाँ पे कर रही है। तो एनटीसीए के संबंध में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, और किस एक्ट के अंतर्गत?
इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ा पेन धीमा चल रहा है, 1972 है, उसके तहत क्या किया गया था, एनटीसीओ के यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका पर्पज ये था कि बाघों की सुरक्षा करना, टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं उसमें मदद करना, इसका यहाँ पे पर्पज था। बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, उनका उनमें सुरक्षा सुनिश्चित हो, टाइगर सेंसस बीच बीच में होते रहे, टाइगर की निगरानी होती रहे, उनकी संख्या बढ़ती रहे, इस संबंध में अथॉरिटी को यहाँ पे बनाया गया था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पे कहीं बहुत टाइम से यहाँ पे संचालित कर रहा है, 2006 के बाद से ही। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी इसको जो प्रोजेक्ट चीता है वो उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया, और कहीं न कहीं प्रोजेक्ट चीता का भी संचालन एनटीसीए के द्वारा ही किया जा रहा है। कुनो जो नेशनल पार्क उसकी हम बात करते हैं, श्योपुर जिला, पन्ना जिले के हाँ, तो अगर हम बात करें कुनो की, जिसे 1981 में वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे घोषित किया गया था, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, और 2018 में उसे नेशनल पार्क यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। उसे कहा जाता है कि जो एशियाई शेर है उनके लिए भी कहीं न कहीं बेहतर जगह है। प्रोजेक्ट चीता के बाद एशियाई शेर को भी रिलोकेट करने की बात चल रही है, क्योंकि गिर में अगर आप देखें तो एशियाई शेर की यहाँ पे संख्या बढ़ी है, और उसके बाद बात हो रही है कहीं न कहीं इनको रिलोकेट किया जाना है, यहाँ पे ज़रूरी हो गया। इस संबंध में ये आर्टिकल था। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत ने वैश्विक समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास यहाँ पे किया है। तो देखिए, भारत ने फ्रांस के नीस में 9 से 13 जून के बीच में एक समिट आयोजित हुई। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कन्वेंशन, इसमें यहाँ पे भारत ने हिस्सेदारी की। जो भारत के प्रतिनिधित्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पे किया। अब उसके संबंध में बात यहाँ पे होती है कि जो ओशन साइंस है, ओशनोग्राफी, उसमें लेके जो मानसून का पूर्वानुमान है, या जो इसके अलावा जो क्लाइमेट जो रिसर्च है, ब्लू इकोनॉमी है, उसको यहाँ पे जोर दिया गया। साथ ही जो ओशन सिक्योरिटी है, समुद्री स्तर पर वृद्धि है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है ओशियन पर, इसकी इन सब पर यहाँ पे बात हुई। साथ ही एसडीजी 14, एडीजी 14 बात करता है कि जल के नीचे, वाटर बिलो द वाटर, जो लाइफ है उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए, उस संबंध में यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे बात किया। तो इस संबंध में यहाँ पे चर्चा हुई। अगर हम बात करें भारत कौन कौन से इनिशिएटिव चला रहा है इस तरह से जो ओशन को खास तौर पर प्रिजर्व करने के लिए, हालांकि हम इस संस्थाओं के बारे में भी देखेंगे, यूनेस्को, आईओसी के बारे में। लेकिन भारत के जो कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे सागर के बारे में आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, जिसको 2015 में पीएम मोदी ने शुरू किया था। और उसका पर्पज ये था कि इंडियन ओशियन रीजन में सभी देशों की सुरक्षा करना, आर्थिक सहयोग करना, साथ ही समुद्री सुरक्षा, डिजास्टर वगैरह की जो सिचुएशन होती है उसमें यहाँ पे हेल्प करना। इसके अलावा 2003 में भारत 2030 तक भारत का विजन है, इंडिया विजन मैरीटाइम 2020, जिसमें जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनको डेवलप करना, लॉजिस्टिक्स है, उनमें जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे कम करना, इको फ्रेंडली पोर्ट डेवलपमेंट यहाँ पे करना सरकार का यहाँ पे पर्पज है। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रहा है। प्रोजेक्ट सागरमाला भी सरकार यहाँ पे चला रही है 2015 से ही, जिसका पर्पज यही कि जो हमारे पोर्ट्स उनको यहाँ पे मॉडर्नाइज करना, कोस्टल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे स्टैब्लिश करना। तो इस तरह से सरकार ब्लू इकोनॉमी को लेकर जो 2021 में हमारी पॉलिसी है, उसमें भी हमने एसडीजी 14 की बात की है, कि हम कहीं न कहीं समुद्र में ब्लू इकोनॉमी को वहाँ बढ़ावा देंगे, लेकिन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देंगे ब्लू इकोनॉमी को लेके, और जीवों को यहाँ पे जो उनकी सुरक्षा है, उसको यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। ये तो यहाँ पे बात होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और संस्था की, जो जिस संस्था के अंतर्गत यहाँ पे बैठक हुई है, यूनेस्को, आईओसी। यूनेस्को आईओसी के बारे में बात करें तो इसको 1960 में, 1960 में स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत, और इसका जो मुख्यालय है, ऑफिस कहाँ पे, पेरिस में है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो ओशिनोग्राफी है उसमें ग्लोबल जो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, समन्वय को बढ़ाना। इसके अलावा ओशियन रिसर्च है, सर्विसेज है, डाटा को साझा करना, शेयर करना, सुनामी वगैरह की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, या चेतावनी प्रणाली, उसको बेहतर करना, क्लाइमेट चेंज या ओशन रिलेटेड जो अन्य रिसर्च को यहाँ पे बढ़ावा देना, इसका यहाँ पे पर्पज़ है। भारत भी इसका मेंबर है, और इसका एक कार्यक्रम चलता है, यूएन डिकेड ऑन ओशियन साइंस। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूएन डिकेड ऑन ओशियन साइंस, यूनेस्को आईओसी का यहाँ पे कार्यक्रम है 2021 से 2030 के लिए। इस संबंध में हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल बात करें कि भाषणी और क्रिस के बीच भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समझौता हुआ है। इसका पर्पज ये था कि किसी तरह से जो रेलवे प्लेटफॉर्म उसको मल्टी लैंग्वेज बनाना। तो यहाँ पे जो भाषणी है उसके बीच समझौता रेलवे के बीच हुआ है, जिसमें 22 भाषाओं को एआई बेस्ड जो 22 लैंग्वेज है उस पर यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी इंडियन रेलवे को। यहाँ पे पर्पज ये यहाँ पे रखा गया है। इसमें संबंध अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया भाषणी जो डिवीजन है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्रिस, जो रेलवे का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच जो समझौता हुआ, जो कहीं न कहीं रेलवे को लेकर जो अन्य भाषाएं हैं उनको यहाँ पे समाहित करेगा, और इसको बेहतर करने का प्रयास करेगा। इसके संबंध में हमने यहाँ पर देखा। अगले आर्टिकल हम बात करेंगे, डिजिटल क्रांति अब गांव में पहुंच चुकी है। इसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे ऐसा इसलिए मानना है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2014 के बाद जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें
जहाँ दो 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 2.1 लाख के आसपास टावर हुआ करते थे, वर्तमान में 8.1 लाख के आसपास 2024 में टावर हो गए हैं। इसके अलावा जो डाटा कॉस्ट है, 268 रुपीज़ पर जीबी हुआ करता था 2020 के 4 के पहले, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 10 रुपए के आसपास जो हमारा डाटा कॉस्ट है पर जीबी हो चुका है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड जो कंजप्शन है वो भी बढ़ा है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जहाँ 6 करोड़ हुआ करती थी, वर्तमान में 94 करोड़ या 94 करोड़ हो गई है। तो इस संबंध में हमें बात कर रहा है कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिससे कहीं न कहीं अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, लोगों के अंदर जानकारी बढ़ी है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है, पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट हुआ है लोगों का। तो इस तरह से ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। कोई कुछ खास यहाँ पे आर्टिकल नहीं था, इसके भी जो पॉइंट्स है आप मेंस में यहाँ पे सपोर्ट में पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अगला आर्टिकल एक्सियोम मिशन के बारे में बात करें तो एक्सियोम मिशन जो आपको पता होना चाहिए कि जो नासा का बेसिकली चलाया जा रहा है, उसमें इसरो की तरफ से जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला यहाँ पे शामिल हुए हैं। अब वो आईएसएस की यात्रा करेंगे, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसकी यात्रा करेंगे और टार्डिग्रेड्स पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स एक तरह से वाटर बियर्स होते हैं। उन उनकी सिचुएशन उनका खासियत क्या होती है कि अगर आप देखिए लगभग 150 डिग्री निगेटिव टेम्परेचर से 150 डिग्री पॉजिटिव टेम्परेचर तक वहाँ जीवित रह सकते हैं, मतलब कि मर ही नहीं सकते। उन पर क्या स्टडी की जाए, किस तरह से वो रेडिएट करते हैं, क्या उनके अंदर कैपेसिटी है और उनके डीएनए में क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं इतना उनका जो कहते हैं रेजिलियंट जो कैपेसिटी उनकी इतनी बेहतर है। इस संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगला आर्टिकल देखें, तो इसके बारे में हम टारगेट्स के बारे में हमने देख लिया। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही है। हाँ, ये आर्टिकल है वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्तावित T20। तो देखिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, आपको पता है ग्लोबल साउथ देश में ऐसे देश आते हैं जिसमें अफ्रीकी देश हैं जो कहीं न कहीं कॉलोनिज़्म का शिकार रहे हैं और कहीं न कहीं टेररिज्म का भी शिकार रहे हैं। उनको लेके भारत एक ग्रुप बनाने की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि भारत है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, केन्या है, मिस्र है, माली है, फिलीपींस है। इन सबको मिलाकर भारत क्या करेगा, एक T20 अगेंस्ट टेररिज्म नाम का ग्रुप बनाएगा, जो कहीं न कहीं जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपस में डाटा शेयर करेंगे, आपस में सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो कहीं न कहीं एक जो T20 ग्रुप है, जो बात कर रहा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को लेके है, ये थोड़ा-सा आप याद रखिएगा। G20 T20 में फ़र्क है, ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।